नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव और हम करते हैं आपकी मदद टैक्स बचाने में। टैक्स कैलकुलेशन से लेकर टैक्स से जुड़े सारे नियम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ समझिए टैक्स के हर पहलू को, ताकि आप भरें अपना सही टैक्स। टैक्स से जुड़ा कितना भी मुश्किल सवाल क्यों ना हो आपका, इसे आसान बनाता है टैक्स गुरु आपके लिए। और आज आपकी मदद करने के लिए मेरे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, वेलकम टू द शो। बहुत सारे हमारे पास सवाल हैं आपके लिए, तो गौरी से बातचीत शुरू करें उससे पहले बताते किन टॉपिक्स पर हम फोकस करने वाले हैं। आज समझने वाले हैं कि 31 मार्च तक टैक्स सेविंग के लिए कैसे करें सही प्लानिंग, और समय पर प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। बैंक इंटरेस्ट, किराया या किसी और तरह की इनकम पर टीडीएस कटता है तो रिटर्न भरते वक्त किन बातों का आपको रखना है ध्यान। और एनआरआई बेटा भारत में रह रहे अपने माता पिता के बैंक अकाउंट में गिफ्ट के तौर पर जब पैसे ट्रांसफर करता है तो किस लिमिट तक ये राशि दी जा सकती है। तो ये सारी बातें आज हम समझने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं टैक्स की बेहतर प्लानिंग के साथ। जी हाँ, 31 मार्च ज़्यादा दूर नहीं है। आपने अगर टैक्स प्लानिंग नहीं की है तो कम से कम अब तो शुरू कर दीजिए। और टैक्स सेविंग कैसे करें, कैसे कैसे आप बचा सकते हैं टैक्स, आज इसी से गौरी शुरुआत करते हैं। बताइए, 80 फैमिली का सबको अब याद कर लेना चाहिए। बिल्कुल प्रियंका, वैसे तो 31 मार्च में अभी एक महीना है, बट सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमें 31 मार्च की वेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम स्पेशली अगर हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, तो हो सकता है कि हमें पहले केवाईसी करानी हो और हमें फ्रेश चेक्स देने हो। उसके लिए चेक बाउंस होने का भी चांस होता है, तो हमें कुछ दिन का मार्जिन लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम देखें मार्च की बात करें तो 31 मार्च और 30 मार्च सैटरडे संडे है, बैंक्स और एएमसीज भी बंद होंगी। फिर हम देखते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी कितनी है और हमारी इनकम कितनी है। उसके लिए सबसे पहले हम अपनी ग्रॉस इनकम देखेंगे, सारे हेड्स को टोटल करके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमने ऑलरेडी कितनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, जो बैलेंस बचेगा वो हमें इन्वेस्ट करना है। तो 80C एक सबसे कॉमनली यूज्ड सेक्शन है, जहाँ पे हम देखते हैं पीएफ आता है जिसका लॉक इन पीरियड 15 साल है, या वहाँ पे हम 5 साल की टैक्स सेवर एफडी करा सकते हैं जिसका लॉक इन पीरियड 5 साल हो गया, और एनएससी ले सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी बॉन्ड्स ले सकते हैं, 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है वहाँ पे भी। या हम ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसका लॉक इन पीरियड सबसे कम होता है 3 साल, और इसका रिटर्न भी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हमारा टाइम हराइजन थोड़ा सा ज़्यादा है और रिस्क एपेटाइट थोड़ी सी भी है तो हमें ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद 80C में कुछ खर्चे भी हम क्लेम कर सकते हैं, जैसे बच्चों की ट्यूशन फीस या हाउसिंग लोन का रीपेमेंट। और क्योंकि 80C तो बहुत कॉमनली यूज सेक्शन है, तो ये यूज़ करने के बाद हम बाकी सेक्शंस को भूल जाते हैं। जैसे 80CCD1B में हम एडिशनल 50,000 एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको नेशनल पेंशन स्कीम बोलते हैं। ये 80C के ऊपर की लिमिट है, यानी कि 80C का 1.5 लाख और इसका 50,000 मिला के हम टोटल 2 लाख क्लेम कर सकते हैं। फिर आता है सेक्शन 80D, जिसमें हम अपना मेडिक्लेम पॉलिसी, अपने बच्चों की, अपने स्पाउस की और अपने पेरेंट्स की मेडिक्लेम पॉलिसी लेके 80D में बचत कर सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन 80E होता है, जिसके अंदर हम अगर कोई एजुकेशनल लोन लिया है उसका पेमेंट कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है। और इसके इन सबको देखने के बाद जो आपकी इनकम आएगी उसमें से हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से 80TTA, 80TTB का भी बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद जो टैक्स बनेगा वो आपको पे करना होगा। तो गौरी का मूल मंत्र है कि लास्ट मिनट तक इंतजार मत कीजिए। आपकी मदद करने के लिए पूरी 80 फैमिली है, इसके अनुसार इन्वेस्टमेंट कीजिए, टैक्स बचाइए समय पर। और अब अपने दर्शकों के सवालों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। गुजरात के आनंद से एसआर पांड्या जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते पांड्या जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। हमारी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा आपको सुन सकती हैं, पूछिए अपना सवाल। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरा मेडिकल पॉलिसी कोई नहीं है। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो 50,000 रुपया का मेडिकल के लिए इनकम टैक्स में रिबेट का प्रोविजन है, उसमें डेंटल इम्प्लांट और डायबिटीज की आयुर्वेदिक दवाएं जो ओवर द काउंटर मिलती हैं वो, और मल्टीविटामिन टैबलेट का खर्च इंक्लूड कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। जो प्रावधान है वो ये है कि अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं और आपके पास कोई इंश्योरेंस मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है तो आप ये 50,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं। तो जैसा आपने बोला, आप सीनियर सिटीज़न भी और आपके पास पॉलिसी नहीं है, तो आप ये टूथ इम्प्लांट और जो दवाइयाँ आपने ओवर द काउंटर ली हैं, आप इसका क्लेम 50,000 तक का खर्चा क्लेम कर सकते हैं। पर आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनकी रिसीट आप ज़रूर लेके अपने पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रख लीजिएगा।
ठीक है, तो जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं पांड्या जी, उस पर भी आप इस छूट का फायदा आपको मिलेगा और टूथ इम्प्लांट के लिए भी मिलेगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। और अब शैलेंद्र सिंह बावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। नमस्ते शैलेंद्र जी, कैसे मदद करें आपकी? मैडम, मेरे को ये पता करना है कि टैक्स बेनिफिट के तौर पर अगर मैं अपने पेरेंट्स को मंथली या ईयरली कुछ पैसा देता हूँ या अपने वाइफ को कुछ पैसा देता हूँ, तो क्या उस पैसे के ऊपर कुछ टैक्स रिबेट होती है? ठीक है शैलेंद्र जी, ऐसा है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को या वाइफ को कुछ पैसा देते हैं मंथली या ईयरली, उस पर उनको कोई टैक्स नहीं देना। ये सेक्शन 56 के तहत बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। आपको भी इस पर कोई टैक्स नहीं देना, बट आप क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर टैक्स दे चुके होंगे, ये पैसा आप ऑलरेडी अपनी इनकम में इंक्लूड करके इस पर टैक्स दे चुके होंगे। तो लेकिन जब आपके पेरेंट्स इस पैसे को कहीं निवेश करेंगे, उससे उनको कोई इनकम होती है, तो उस पर आपके पेरेंट्स को टैक्स देना होगा। और जहाँ आपकी वाइफ की बात आती है, तो आपकी वाइफ जब इसको इन्वेस्ट करती है कहीं पे और उससे उनको कोई इनकम होती है, तो वो आपकी इनकम में क्लब होगी और उस पर आपको टैक्स देना होगा। बनीशा प्रभु का है अगला सवाल, और बनीशा जानना चाहते हैं कि क्या बैंक ब्याज पर कटने वाले टैक्स की सीमा 40,000 है और अन्य के लिए ये 5,000 है या बदल गई है? नहीं, बिल्कुल वो सही समझे हैं कि ये 40,000 की लिमिट है, जो पहले 10,000 की हुआ करती थी। जो बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो बैंकिंग बिजनेस में है या पोस्ट ऑफिस, इन तीनों के लिए लिमिट थी, जो कि 40,000 हो चुकी है। जो इसके अलावा कोई इंटरेस्ट देता है, उसकी जो लिमिट है वो पहले भी 5,000 थी, अभी भी 5,000 है। ठीक है, तो मनीषा जी आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है, इस बार बजट में ही इसका अनाउंसमेंट हुआ है और ये अब 40,000 हो गई है। और अब मुंबई से ललित सिदानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते ललित जी, कैसे मदद करें आपकी? टैक्स को लेकर कहाँ परेशानी आ रही है? नमस्ते मैडम, मेरा नाम ललित सिदानी है, मुंबई से बात कर रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये सिर्फ सैलरीज लोगों के लिए है या ये कोई सीनियर सिटीजन के लिए भी है? ये नहीं पड़ता, ये लोग होते हैं फोन का खर्चा, तो सैलरी ऑप्शन नहीं होती है, इसके लिए सरकार ने स्टैंडर्ड बराबर है जो कि रिटायरमेंट भी, और इन्हें तब मिली और इसके बाद 2018 के साथ फिर से ग्रेच्युटी मिलती है 10 लाख रुपए की, कुल 20 लाख रुपए। लेकिन जब इन्हें ये ग्रेच्युटी मिली तो उस पर टीडीएस काटा गया। तो डॉक्टर रस्तोगी ये समझना चाह रहे हैं गौरी कि क्या सही टीडीएस काटा गया है और ये टीडीएस की अदायगी बनती भी थी या नहीं? मिस्टर रस्तोगी, आपको ना 3 कैलकुलेशन करनी होंगी, क्योंकि जो आपकी ग्रेच्युटी होती है वो आपके टेन्योर ऑफ सर्विस और आपकी जो लास्ट सैलरी आपने ड्रॉ करी है उस पर डिपेंड करती है। तो उसके लिए 3 कैलकुलेशंस आप करेंगे। पहली होगी कि आप जो आपने लास्ट सैलरी ड्रॉ करी है, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी और आपका डीए आएगा, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपकी टोटल ईयर्स ऑफ सर्विस, जितना टाइम आपने काम करा है, इनटू 15 डिवाइडेड बाय 26, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि आपको 15 दिन के हिसाब से ग्रेच्युटी मिल रही है और एक महीने में 26 दिन हम लेके चलते हैं। दूसरी जो कैलकुलेशन होगी वो होगी जो एक्चुअल आपको ग्रेच्युटी मिली है, और तीसरा ये 20 लाख का अमाउंट। ये जो 20 लाख का अमाउंट है ये मैक्सिमम एग्जेम्पशन है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 20 लाख से कम अगर आपको मिलता है तो आपको टीडीएस कटेगा ही नहीं। तो हो सकता है आपके केस में जो आपकी पहली कैलकुलेशन थी वो 20 लाख से कम है और इसीलिए आपका टीडीएस काटा गया है। तो आप ये कैलकुलेशन करके देखिए, अगर आपका अमाउंट 20 लाख से कम आ रहा है तो टीडीएस बिल्कुल ठीक कटा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाइए और उनको बोलिए कि आपकी टीडीएस रिटर्न रिवाइज करेंगे। टीडीएस कट रहा है और जब आप रिटर्न भरने जाएंगे तो उसमें किन बातों का ख्याल रखना है? प्रियंका, ऐसा होता है कि हमारा जो टीडीएस है वो कई जगह से कटता है। जैसे हम सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा एम्प्लॉयर नेट एवरेज सैलरी पे टीडीएस काटता है, बैंक हमारा इंटरेस्ट पे टीडीएस काटता है। अगर हम हमने हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो 10% टीडीएस कट जाता है। प्लांट एंड मशीनरी दी है तो 2% कट जाता है, या हमने कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दी हैं तो 10% कट जाता है। तो होता क्या है कि ये टीडीएस जब कट जाता है, हम लोग सोचते हैं कि हमारा टैक्स कट गया, अब हमें रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो टीडीएस कटा है वो आपकी फाइनल लायबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे और जो डिडक्शंस के बाद टैक्स आएगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। इसके लिए आप अपना टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट, जिसको हम 26A बोलते हैं, वो चेक करें। इसके लिए आप जून जुलाई में जब हम रिटर्न भरते हैं तब तक का इंतज़ार ना करें, अभी चेक करें मार्च में, ताकि अगर कोई गलती हुई है, कोई टीडीएस कटा है, जमा नहीं हुआ, या किसी और का टीडीएस आपके में जमा हो गया है गलती से, जिसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ गई है, तो आप उसको अभी टाइमली करेक्ट करा पाएंगे। तो आप अपना टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट देखिए, उस हिसाब से
देखिए आपका कितना टैक्स बनता है, हो सकता है आपका टैक्स रिफंडेबल हो और हो सकता है आपका टैक्स पेबल हो। अगर आपका टैक्स पेबल है और 10,000 से ज़्यादा है तो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी भी बनती है। उसके अलावा एक चीज़ जो आपको देखनी है कि आपको रिटर्न कौन सी भरनी है, क्योंकि अगर हमारी सैलरी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है और एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो हम ITR 1 भर सकते हैं। बट अगर हम हमारी कोई और इनकम भी है इसके अलावा या 2 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो हम ITR 1 नहीं भर पाएंगे। हालांकि ये तो जब CBDT फॉर्म्स नोटिफाई करेगा मई जून में तब पता लगेगा आप कौन सी रिटर्न भर पाएंगे, पर इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अब बढ़ते हैं अपने दर्शकों के सवालों की तरफ। मुंबई से एस रूपचंद जी हमारे साथ हैं। नमस्ते रूपचंद जी, स्वागत है आपका। मैं देख रही हूँ आप सीनियर सिटीजन हैं, आपके मेल से हमें पता चल रहा है। बताइए कैसे मदद करें आपकी। प्रियंका, पहली बार तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप इतना अच्छा शो होस्ट करती हैं, आपका आवाज इतना क्लियर है। मेरे को लगता है आपका शायद बेस्ट एंकर का आवाज है आपके CNB या और चैनलों में भी। थैंक यू सो मच। टैक्स शो नंबर 1 है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब पूछिए अपना सवाल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जब आपके जैसे लोग जब मुझे ये सब कहते हैं तो मुझे लगता है कि शायद मैं क्या ऐसा कर रही हूँ, पर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। प्रियंका जी, मेरा सवाल ये है कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मेरा मोस्टली इनकम फिक्स डिपॉजिट और दूसरे टैक्स फ्री बॉन्ड्स के इनकम से। मैं शेयर्स में भी बाय और सेल करता हूँ। कभी कभी ऐसा कुछ खराब न्यूज आया तो बेचता हूँ, कभी कभी जैसा येस बैंक का ऐसा कुछ न्यूज आता है तो बेचना पड़ता है। ऐसा करके काफी टर्नओवर हो जाता है। मैं कभी कई हफ्तों के बाद बेचता हूँ, कभी कई महीनों के बाद बेचता हूँ, कभी 1 साल के बाद भी बेचता हूँ। और उसमें कैपिटल शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म भी होता है, कैपिटल गेन्स। लेकिन अगर टर्नओवर बढ़ जाते मुझे डर है कि मतलब ये लोग बिजनेस इनकम में नहीं कंसिडर करें या क्या, तो उसका क्या उसका पैरामीटर्स है। रूपचंद जी, ऐसा है, देखिए अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो ये आपकी स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अगर आप इसको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो ये आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अगर आप इसके अलावा कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी जो ये इनकम है ये या तो कैपिटल गेन की तरह ट्रीट हो सकती है या बिजनेस इनकम। ये एक्ट में कहीं स्पेसिफाइड नहीं है कि ये बिजनेस इनकम होगी या कैपिटल गेन होगा, ये आपको खुद जज करना होगा। इसके लिए आप कुछ फैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपकी इंटेंशन क्या रही है इसको इन्वेस्ट करने से पहले। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की इंटेंशन थी, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो आप उसको कैपिटल गेन की तरह ट्रीट करेंगे। अगर आप बार बार शेयर्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट पर्पस नहीं है, ये आपकी बिजनेस इनकम है। अगर आपके पास जो आपका पोर्टफोलियो है वो आपका प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है, आपको आपकी प्रॉफिट की इंटेंशन है, तो आप उसको बिजनेस इनकम मानेंगे। और अगर आपको डिविडेंड इनकम ज़्यादा हो रही है या आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन आपका मोटिव है तो आप उसको कैपिटल गेन में ट्रीट करेंगे। तो जो आपने मुझे फिगर्स बताई कि आप 25 से 30 लाख तक का सेल परचेज कर रहे हैं और आप 1 लाख तक कमा रहे हैं साल में, और आप हर कुछ हफ्ते में भी कई बार बेच रहे हैं, तो ये आपकी बिजनेस इनकम मानी चाहिए। और जब आप बिजनेस इनकम मानते हैं इसको, तो आप कुछ खर्चे भी क्लेम कर सकते हैं। जैसे आपने कोई स्टाफ रखा है या आपका फ़ोन का खर्चा, लैपटॉप पे डिप्रिसिएशन या कोई कमीशन ब्रोकरेज दी है, ये खर्चे क्लेम करने के बाद जो बैलेंस आएगा उस पर आप टैक्स देंगे। आप एक और काम कर सकते हैं कि आप 2 पोर्टफोलियोज मेंटेन करें। एक कैपिटल गेन के लिए जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन शेयर्स रखे हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, दूसरा जो आप बार बार खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो बिजनेस इनकम। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इस पूरे अरेंजमेंट में कहीं आप टैक्स इवेजन ना कर रहे हो। चलिए, तो रूपचंद जी इस बात का ख्याल रखिएगा, और कहीं भी फंसेंगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे टैक्स गुरुज आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। रोहित जैन का आप सवाल लेते हैं, और रोहित ये जानना चाह रहे हैं कि अमेरिका बेस्ड NRI बेटा अगर भारत में अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में गिफ्ट के तौर पर कुछ पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो कोई लिमिट है क्या इस पर? नहीं रोहित, अगर आप US से इंडिया में कोई पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं पेरेंट्स को, तो उस पर कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी पैसा अपने पेरेंट्स को गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं। ये टोटली एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आप लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए एक गिफ्ट डीड ज़रूर बनवा लीजिएगा, और जब आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो बैंक से एक सर्टिफिकेट मिलता है FIRC, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। बैंक से आपके पेरेंट्स को खुद जाके कलेक्ट करना होगा, बैंक खुद नहीं देता। ये 2 चीज़ें आप रख लीजिए। तो आप कितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें इंडिया में कोई ऐसा लॉ नहीं है जो रिस्ट्रिक्ट करे। लेकिन US में आप जिस भी स्टेट में हैं, वहाँ के जो लॉज हैं, वहाँ के आप लोकल प्रैक्टिशनर से एक बार बात कर लीजिए। ठीक है, वैसे सेक्शन 56 है रोहित, जो आपके लिए है, जो कहता है कोई इस पर लिमिट नहीं है। पर हाँ, क्योंकि आप बता रहे हैं अमेरिका में रहता है बेटा, या अगर आप ही हैं वो बेटे, तो वहाँ के लॉज जो हैं उसको एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा।
पुणे से विवेक गुनगे अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते विवेक जी, कैसे मदद करें आपकी? जी मैम, एक्चुअली मेरे पिताजी जो रिटायर्ड है और मैं पुणे में हूँ और उनका अकाउंट जो है अकोला में है, महाराष्ट्र में। तो अभी घर उन्होंने सेल किया है, तो उनका जो पैसा आने वाला है वो अकाउंट में आने वाला है। और उनका क्या होता है, साइन जो है मिसमैच हो जाता है एवरी टाइम। तो उनका साइन हाथ बराबर काम नहीं करता, साइन बराबर मैच नहीं होता है। तो बैंक ने बोला आप जॉइंट अकाउंट निकाल लो इनका और आप साइन करके पेमेंट करा करो। तो पर जॉइंट अकाउंट में ऐसे मेरा ही दिक्कत है कि मैं ऑलरेडी सैलरीड हूँ, तो मेरे को उसका टैक्स गिरेगा ना मैम? उसके बारे में जानना था, रूल्स के बारे में टैक्स के। नहीं विवेक जी, आपके ऊपर टैक्स की कोई लायबिलिटी बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि आप उसके जॉइंट होल्डर हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो आपके फादर की प्रॉपर्टी है, आपका उसमें कोई हिस्सा नहीं है। जो पैसा प्रॉपर्टी सेल करने के बाद बैंक अकाउंट में आएगा वो भी आपके फादर का है, बेनिफिशियल ओनर आपके फादर ही होंगे। क्योंकि आप जॉइंट होल्डर हैं, क्योंकि आपके फादर के साइन मैच नहीं करते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो टैक्स देंगे उसके ऊपर, और आप जो अपनी सैलरी पे टैक्स देते हैं वो देते रहेंगे। आपकी इनकम में कोई क्लबिंग नहीं होगी। प्लानिंग भी एक बहुत अहम रोल निभाता है। तो आज एक सवाल हमारे पास प्लानिंग से ही जुड़ा हुआ आया है और इसमें आपको भी शायद मदद मिलेगी। प्रदीप गोस्वामी का सवाल है। इन्होंने बताया कि इनकी जो CTC है वो है 7 लाख रुपए और अगले फाइनेंशियल ईयर की टैक्स प्लानिंग में आपकी मदद चाहते हैं। प्रदीप, प्रियंका, इन्होंने CTC का ब्रेकअप नहीं दिया है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि इनका 7 लाख की टोटल इनकम है। वैसे यूजुअली CTC में कुछ एग्जेम्प्ट इनकम भी होती है, जैसे LTA, HRA, सेक्शन 10 की एग्जेम्पशंस होती हैं। अब अगर हम ये देखें कि उनकी पूरे 7 लाख की जो इनकम है वो टोटल टैक्सेबल है, तो 50,000 तो उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, जो अभी बजट में अनाउंस हुआ। तो इनका जो बचता है वो बचता है 6,50,000 रुपये। अब इसमें अगर ये 5 लाख के नीचे आ जाते हैं तो इनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये भी एक मेजर अमेंडमेंट है जो अभी बजट में आई है। तो 5 लाख के नीचे आने के लिए इनको 1.5 लाख कहीं इन्वेस्ट करना होगा। यूजुअली लोग 80C में ही पूरा 1.5 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ खर्चे भी होते हैं 80C के, बच्चों की ट्यूशन फीस, हाउसिंग लोन का रीपेमेंट या कुछ और खर्चे होते हैं। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, PF, LIC और ELSS फंड्स। अगर आपका मेडिक्लेम भी है सेक्शन 80D में, तो आपको अपना 80C में उसको कॉरस्पॉन्डिंगली रिड्यूस कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आपको टोटल 1.5 लाख अपने इन्वेस्ट करना होगा अपनी इनकम में से, और आप 5 लाख के नीचे आ जाएंगे, जिस पे आपको 0 टैक्स देना होगा। बिल्कुल। तो प्रदीप, यही होती है बेटर प्लानिंग। आप अगर प्लान करेंगे तो वाकई में आप 87A का पूरा फायदा उठा पाएंगे और आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो सकती है। तो प्लान कीजिए, 80C का फायदा लीजिए। 80T है आपकी मदद करने के लिए, और स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी नहीं भूलिएगा। मुंबई से शशिकांत करने का आप सवाल लेते हैं। तो शशिकांत पूछ रहे हैं कि अगर 2-3 साल में नया घर नहीं खरीदा जाए या नहीं बना जाए, तो जो 10 लाख का कैपिटल गेन अगर किसी के पास है तो इस पर कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा? शशिकांत जी, इसमें 2 सिचुएशन हो सकती हैं। पहली तो ये कि आपको कैपिटल गेन हुआ है और आप नया घर खरीदना ही नहीं चाहते, तो उस केस में 10 लाख के ऊपर 20% का कैपिटल गेन लगेगा, जो 2 लाख आता है, और 4% का सेस लगेगा 8,000। तो टोटल आपका जो टैक्स होगा वो 2,08,000 बनेगा। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप नया घर खरीदना चाहते थे, आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इन्वेस्ट करके पैसा रखा था, पर किसी कारण की वजह से आप वो घर नहीं खरीद पाए। अब अगर आप उस घर को नहीं खरीद पाए, तो जब आपके ये जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो पैसा पड़ा है उसका टाइम एक्सपायर होगा, उस साल में आपको इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। और टैक्स की कैलकुलेशन तो मैंने आपको बताई दी है। थैंक यू सो मच गौरी, आपने वक्त निकाला टैक्स गुरु के लिए। टैक्स गुरु में हम आपसे लेंगे इजाजत। आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। हमारा ईमेल एड्रेस tax@moneycontrol.com है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए और आपकी टैक्स की बेटर प्लानिंग के लिए। नमस्कार।